एक बार दिल्ली में तालकटोरा में एक सम्मेलन हुआ रिजर्वेशन के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ। ये जो हमारा आरक्षण मूल है इसके खिलाफ, ये शुरू से ही चल रहा है, जब से लागू हुआ तब से चल रहा है। तो वो एक रैली निकाली, उधर तालकटोरा में मीडिया के लोग गए, उसमें सारे आदिवासी लोग थे, डोंगरपुर, बांसवाड़ा, इस साइड के, सिरोही के, ग्रासिया, उदयपुर के, वो सारे लोगों को उधर ट्रेन में भर के लाया गया और रिजर्वेशन। अब वो रैली में क्या बोले, आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। आज वो थोड़ा अंग्रेजी में बोलते, रिजर्वेशन बंद करो, रिजर्वेशन बंद करो। तो मीडिया के कुछ लोग पहुंच गए, उन्होंने बोला भाई तुम लोग कौन हो? तो बोला हम आदिवासी हैं, डोंगरपुर बांसवाड़ा के उधर के आदिवासी हैं। क्या तुम्हारे लिए तो रिजर्वेशन है, तो तुम रिजर्वेशन क्यों खत्म करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा रिजर्वेशन की वजह से हमको रेल में सीट नहीं मिलती, सारे डब्बे रिजर्व हो जाते हैं, हमारे लिए आधा डब्बा रहता है, बंद करो रिजर्वेशन। हला वो जो रैली में गया उसको ये भी पता नहीं मैं कौन सा रिजर्वेशन खत्म करवाने जा रहा हूं, उसको ये कह करके ले जाया गया कि ट्रेन में जनरल डब्बे में भीड़ हो जाती है, तुम खड़े नहीं रह सकते, घुस नहीं सकते, जब भी जाओ तो दूसरे डब्बे में घुसते हो तो रिजर्वेशन, रिजर्वेशन। उनके दिमाग में यही रिजर्वेशन घुस गया, उन्होंने सारा उसका इस्तेमाल किया, ले जाकर के दिल्ली में रैली किया। ये सारे लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। मीडिया ने पूछा तब पता चला कि ये तो रेल के रिजर्वेशन के खिलाफ है, इनको जगह नहीं मिलती है ट्रेन में। तो इस तरीके से वो हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। साथियों, अब आती है बात असली मुद्दे पर कि ये जो लोकपाल बिल है, ये लोकपाल आखिर है क्या? ये एकदम से साहब लेटेस्ट नया मुद्दा है, नया फंडा है हमारे दुश्मन का, ये अपने संविधान पर अटैक करने का। ये नया है, इससे पहले मैंने जितने बताए वो सारे पुराने थे, ये एकदम नया है। अब इसमें क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्या गेम चल रहा है, वो बता रहा हूं आपको। जो विरोध कर, जो इसका पास नहीं करने की बात करने वाले हैं, उन्होंने ही लगा रखा है, उन्होंने ही लगा रखा है। पास तो करना है, सहमति है, सारे के सारे जो आरएसएस के लोग हैं उन सभी की इसमें सहमति है। आरएसएस का प्रभाव अकेली बीजेपी पर नहीं है, कांग्रेस पर भी है, और वो जब चाहती है आरएसएस तो कांग्रेस लाती है। जब मेरे को मुंह से आंखों से देखा हुआ मैटर है, जब आरएस पिछली बार कांग्रेस को लाया तब वहां पर कैंडिडेट खड़े करके हम सभी वहां पर प्रचार किया गया, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जाकर प्रचार किया कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दोनों पार्टियां जब तक रहेगी तब तक दूसरे का प्रभाव नहीं आएगा, दोनों उनके नियंत्रण में है। अब उन्होंने कई बार छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखने लायक होती है। अभी कल परसों मैंने खबर पढ़ी, गुजराती में थोड़ा बहुत टूटा फूटा पढ़ लेता हूं, तो गुजराती में लिखा हुआ था कि आने वाली सरकार ही लोकपाल बिल पास कर पाएगी, आने वाली सरकार ही। अब उन्होंने क्या माहौल तैयार किया? माहौल ये तैयार किया कि बिल तो हर हालत में पास करना है, क्योंकि लोकपाल तो बनाना ही बनाना है। लोकपाल बनेगा तभी तो संविधान निष्प्रभावी होगा, तभी तो राष्ट्रपति प्रभावहीन होगा, तभी तो पार्लियामेंट प्रभावहीन होगी, तभी तो सारी की सारी एजेंसियां जो उनकी है वो प्रभावहीन होगी। अब प्रभावहीन कैसे होती है? जो नियंत्रण में होती है वो प्रभावहीन होती है। इसका एक लेटेस्ट उदाहरण, राजस्थान के अंदर सभी लोगों ने देखा होगा, पूरे देश में भंवरी कांड, जो भंवरी कांड हुआ उसमें ज्यादा डिमांड मांग चली तो उन्होंने सीबीआई को, ये जांच सीबीआई को दी, सीबीआई को जांच दी, सीबीआई की टीम इधर जांच करने के लिए आई। और सीबीआई किसके कंट्रोल में है? सीबीआई प्रधानमंत्री के कंट्रोल में, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो उनके कंट्रोल में है। तो उधर सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब सरकार के खिलाफ अगर ये मैटर जाता है तो सरकार राजस्थान की नहीं गिरती है, दिल्ली की सरकार प्रभावित होती है। तो उन्होंने सीबीआई के लोगों को भेजा, सीबीआई 1 महीने 1.5 महीने तक घुमाती रही। उसके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं था ये इसको सॉल्व करना, मगर 1.5-2 महीने चलाने के बाद में आखिर में धीरे से जाकर के कोर्ट में सीबीआई ने बताया भंवरी मर चुकी है, भंवरी मर चुकी है। अगर ये पता लग गया है तो कैसे मरी ये भी पता लग गया होगा, किसने मारा ये भी पता लग गया होगा। अब इसकी आवाज उठाने के लिए अगर कोई था तो उसके पति अमरचंद को ही पूछताछ के दायरे में ले लिया।
पति को जब ले लिया तो पीछे कोई पूछने वाला होना नहीं है ज्यादा, तो उसको ही, अब उसको क्या कह रहे हैं, तू क्या ध्यान रखता था, तेरी क्या ड्यूटी थी, तू भी इसमें शामिल है। अब उसको शामिल करके, मतलब इसको इस तरीके, अखबारों में भी आया, सीबीआई की टीम ने अदालत में कोई बयान देने की बजाय जज के चैम्बर में जाकर बताया। चैम्बर में क्या बात हो सकती है, चैम्बर में वही बात हो सकती है, कोई इनको गुप्त बात हो सकती है। यह मामला इस तरीके का है, आप भी इधर उधर हो सकते हो, नहीं तो ये इस तरीके से साथियों ये षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। ये सारे के सारे जो कार्यक्रम इस तरीके के इनके चलाए जा रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मालेगांव का जो बम कांड हुआ, उसके अंदर आरएसएस के लोगों की पोल खुल गई कि ये सारे के सारे आरएसएस के लोगों ने करवाए। कई साधु संतों के उसमें नाम आए और उसकी गिरफ्तारियों की तैयारी हुई, तो उस समय उन्होंने तुरंत ही ताज होटल पे अटैक करवाया। मुद्दा डाइवर्ट हो गया, मालेगांव का लोग मुद्दा भूल गए, ताज होटल पर मुद्दा चला गया और सारा का सारा उधर का मैटर खत्म हो गया। ये इस तरीके से मतलब हर मैटर को डाइवर्ट करते हैं। ऐसा ही प्लानिंग इनका इधर भी है। अब ये संविधान के पीछे आपको गंभीरता से समझने की बात यह है कि अब संविधान की बात हम कर रहे हैं, मैं ये भी कह सकता हूं कि कह दिया आप लोगों को कि हमारा अधिवेशन ही संविधान को समर्पित है और इसका नाम ही हम रखते हैं संविधान बचाओ अधिवेशन। अब संविधान वो क्यों खत्म करना चाहते हैं, चलो ठीक है, हमारे अधिकार है वगैरह वगैरह है, लेकिन उसमें एक बात सबसे बड़ी क्या है, जिन लोगों के संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने एक एक पन्ना लोगों को पढ़कर उसका अर्थ समझाकर फिर किया स्वाहा, फिर क्या किया स्वाहा। मनु स्मृति उनका संविधान था, बाबा साहब ने उसको जलाया, तो क्या बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ये लोग मानने और उसकी पालना करने के लिए राजी होंगे? ये किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। इसलिए ये संविधान के ऊपर भी लोकपाल बिल का, लोकपाल को एक पावरफुल बनाना चाहते हैं, ताकि जितने भी हमारे लोग, चाहे वो रिजर्वेशन से या संविधान के अधिकारों की वजह से, चाहे वो उद्योग में चले गए, बिजनेस में चले गए, चाहे वो नौकरियों में चले गए, चाहे राजनीति में जाकर के कैसे भी करके अगर उनके पास में पैसा आया या उन्होंने कुछ किया, तो ऐसे सारे भ्रष्टाचार के वगैरह वगैरह आरोप लगा करके उनको तुरंत ही, क्योंकि वो तो अनियंत्रित अनकंट्रोल मैटर होगा ना, वो तो लोकायुक्त है चाहे लोकपाल है, लोकपाल ऊपर होगा तो वो अनकंट्रोल, उसने कह दिया फाइनल है, वो पूरा हो गया। अभी तक तो इस देश में लोकपाल बना ही नहीं है। उससे पहले इस देश के अंदर आय से अधिक संपत्ति रखने के मुकदमे किन किन पर चल रहे हैं? सारे के सारे हमारे लोगों पे चल रहे हैं। बहन मायावती पे चल रहा है, मुलायम पे चल रहा है, लालू पे चल रहा है, पासवान पे चल रहा है, सारे हमारे लोगों पर। और गुजरात में तो 2 साल पहले एक लिस्ट बनी थी जिसमें साहब 99% 98% हमारे ही लोग थे कि इन लोगों की आय चेकिंग की जाए, इनके पास में इतना धन कहां से आया है। यानी कि वो आज भी ये इसी चीज को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमारे ही लोगों पर अटैक होता है और उन्होंने अपने अंदर हमारे लोगों को ही, ये रिजर्वेशन की वजह से ये जितने लोग आए हैं ये भ्रष्टाचार करते हैं, यही भ्रष्ट हैं। और भ्रष्टाचार कैसे करवाते हैं? भ्रष्टाचार उनसे करवाते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक तहसीलदार जो रजिस्ट्री करता है, पंजीयन अधिकारी होता है, वो पंजीयन उपपंजीयक होता है। वो उपपंजीयक एक रजिस्ट्री की जो मालकियत बनती है, जो प्रॉपर्टी की कीमत बनती है, उस पर 2% लेता है। तो मुझे कई लोग कहते हैं कि 2% लेता है। एक दिन में इस आदमी के पास में कम से कम 1-1.5 लाख रुपया जाता है, 1-1.5 लाख कम से कम तहसीलदार लेवल के आदमी के पास। तो इसको तो साल भर नौकरी करके फिर मजे ही करना चाहिए, कुछ जरूरत ही नहीं है। तो मैंने उसको समझाया, मैं ऐसा है, ये 1 से 1.5 लाख रुपया जो इसको डेली मिलता है, ये अपने पास नहीं रहता, ये इसके पास नहीं रहता। इसमें से हिस्सा एसडीएम को जाता है,
एसडीएम से हिस्सा कलेक्टर को जाता है, कलेक्टर से हिस्सा आयुक्त को, कमिश्नर को जाता है, कमिश्नर सचिवालय तक ले जाते हैं और सचिवालय से वो एक बड़ी रकम इकट्ठी होकर मंत्रियों के पास जाती है, राजनेताओं के पास जाती है और राजनेता कुछ नहीं करते हैं। मैं एक अधिकारी की बात कर रहा हूं आपको, अभी शायद यहां कहीं लगे हुए हैं अहमदाबाद में या बड़ौदा में, पहले वो वापी में थे जीआईडीसी में, तो उनके पास मैं गया तो उनको सारा मैटर जब हमने समझाया और खास करके मैंने उनको एक चीज बताई जिस पर हम लोग भी बहुत गंभीरता से विचार करके आज नाइट में और कल इसकी घोषणा करने वाले हैं, वो है फुल टाइमर्स, प्रचारक। मैंने उस अधिकारी से निवेदन किया, मैंने कहा हम लोग प्रचारक की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। तो उस आदमी ने मेरी पूरी बात समझने और सुनने के बाद में एक कमिटमेंट किया कि मैं 1 लाख रुपया आपको ईयरली दूंगा, साल का, चाहे आप 25,000 की 4 किस्त में ले जाएं, चाहे 50,000 की 2 किस्त में ले जाएं। तो मैंने एकदम से उनसे कहा, तो मैंने कहा साहब बहुत अच्छा है आपकी, तो थोड़ा करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। मैंने कहा साहब तो बहुत अच्छा सहयोग हो जाएगा हमारे लोगों के लिए, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आप अगर इस तरीके से आपको देखकर और लोग भी इससे प्रेरित होंगे। जब मैंने उसका थोड़ा सा प्रशंसा टाइप किया तो उसने मुझे कहा मैना जी कुछ नहीं है, ये तो साला इलेक्शन आता है ना तो अटैचियां आती है, ये 5 अटैची भर के भेज देना, उधर कांग्रेस की आती है उधर बीजेपी की आती है, हम दोनों से करते साली, उसकी सरकार आ गई या उसकी आ गई, हमारे लिए दोनों को राजी करना पड़ता है, उनको तो अटैचियां भर के देते हैं। ये हमारे समाज का मिशन चल रहा है, अगर 1 लाख रुपया साल का देते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो वो जो ऊपर के लोग हैं वो लोग भ्रष्टाचार करवाते हैं और भ्रष्टाचार में क्या सिस्टम बनाया उन्होंने, कोई भी ब्राह्मण अधिकारी और कोई भी ब्राह्मण क्लर्क, एक सिस्टम है इसके अंदर, प्रशासन की बात चल रही है, प्रशासन में क्या सिस्टम है कि जहां पर हमारा अधिकारी है, अधिकारी अगर हमारा है तो उसका पीए, निजी सचिव जो है वो ब्राह्मण होगा, निश्चित होगा, किसी भी हालत में होगा, चाहे वो हमारा एमएलए है, चाहे हमारा मंत्री है, चाहे एमपी है, उसका पीए ब्राह्मण ही होगा। और जहां ब्राह्मण अधिकारी होगा वहां पर हमारा होगा, क्योंकि ब्राह्मण को तो कोई डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं, वो तो खुद ही निर्णायक होता है, इसलिए वो अपने आदमी को आदेश देता है ऐसा कर वैसा कर ऐसा कर वैसा कर। और हमारा आदमी जहां अधिकारी होता है वहां पर वो ब्राह्मण को पीए या उसका सलाहकार या निजी सचिव नियुक्त करते हैं, तो वो जाकर के जब वो अधिकारी अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेने की कोशिश करता है तो वो जाकर क्या कहता है, अरे साहब ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसमें आप वैसे हो जाओगे, इसमें ये है, ऊपर से ये आदेश है, कुछ ना कुछ निकाल करके लाता, साहब ये देखो राज्य सरकार का ये आदेश है। तो वो देखता हाँ यार मेरे से ज्यादा ये जानकार है, वो थोड़े समय से उसकी ही सलाह लेना शुरू कर देता है और वो हमारा अधिकारी उस बाबू के कंट्रोल में हो जाता है। बाड़मेर जिले के कलेक्टर मूलचंद आर्य, उनके साथ में चैम्बर में जब बैठे रहते थे, बात करते थे मिशन की थोड़ी बहुत, तो एक दिन उनका पीए आया, वो ब्राह्मण था, तो वो कलेक्टर साहब ने उसको बोला, हाँ गुरु क्या लाए हो, मतलब वो फाइल लेके आया तो पूछा, हाँ गुरु लाओ क्या लाए हो, वो कोई साइन वाइन करवा करके लेकर बाहर निकला। तो मैंने कलेक्टर साहब को पूछा, मैं कहा साहब आप गुरु आप हैं या ये क्लर्क थर्ड ग्रेड का आदमी है, 3rd ग्रेड का है ये, और आप आईएएस हैं, आप इसको गुरु कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो बोला ये तो यार जन्मजाति गुरु है, ये तो जन्मजाति गुरु है। तो इस तरीके से वो हमारे लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उनको रखते हैं, फिर उनके माध्यम से उनको भ्रष्टाचार करवाते हैं। साहब का फोन था, इतना भेजने के लिए बोला है, एमएलए साहब का फोन था, इतना भेजने के लिए भेजा है। अब वो आदमी हमारा जो है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार करवाया जाता है, उसको लोगों के सामने बदनाम किया जाता है। जब ब्राह्मण लेता है तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती है, और हमारा आदमी लेता है तो अरे ये तो बहुत पैसे लेता, बहुत पैसे लेता, उसकी हवा बनाई जाती है। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है ये भी हमारे ही लोगों पर ज्यादा अटैक होने वाला मुद्दा है, हमारे ही लोगों पर ज्यादा इस तरीके से घात होने वाला है। तो इस तरीके से साथियों ये लोकपाल बिल जो है ये अगर बन जाता है, और बनेगा, कोई इसमें मुझे तो मैं तो बता दूंगा आपको बाद में, लेकिन ये बनना ही है।
विरोध करते करते बनवाने से किसी पर आरोप नहीं आता। सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग क्या चाहते हैं? अरे हम तो नहीं करना चाहते थे, आप लोगों ने आंदोलन किया इसलिए करना पड़ा। हम तो नहीं करना चाहते थे, हमने कब कहा करने के लिए? हमने तो बहुत विरोध किया, बहुत मना किया, इतनी जिद पर अड़े रहे, मगर आपने सड़कों पर उतर करके आंदोलन किया, आपने इसके लिए इतना माहौल बनाया, तो हमें मजबूर होकर करना पड़ा। अब सड़कों पर कौन उतर रहा है? एक भी हमारा आदमी नहीं उतर रहा है। सड़कों पर गिने चुने लोग, बड़े बड़े शहरों में मैंने टीवी पर देखा 200, 250 या 150 या 50 लोग झंडियां लेकर के बैठे हैं। अगर साला हमारा बस चले तो उनके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का भी मुकदमा चलाया जा सकता है, उनके ऊपर इसका भी मुकदमा चल सकता है कि वो झंडियां लेकर के तिरंगे की और उसका अपमान कर रहे हैं, कहीं भी फेंक रहे हैं, कहीं भी लोग उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर नहीं बनता। तो इस तरीके से लोग उनके साथ नहीं है। मगर पहले जब उनका आंदोलन चला अन्ना हजारे का 15-16 दिन तक चला, तो देश भर का सारा मीडिया उसके ऊपर एकदम से, देश में और जगह क्या हो रहा है उसकी कोई खबर नहीं, पूरे के पूरे जब जो भी न्यूज चैनल देखो, टीवी खोलो, उधर ही और कोई नहीं। तो उन्होंने उसको भी हीरो बनाया, हीरो बना करके ऊपर उठाया। अभी उसको ऊंट भी बना दिया जाएगा, बहुत जल्दी ऊंट बनने वाला है वो, ठीक है ना? एक बन गया, दूसरा बन जाएगा, और हमारा दुश्मन उस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मैं तो बस एक बात कहकर बात खत्म करता हूं। इन लोगों को मैं क्या समझता हूं, जिस तरीके से अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ये मधारी के बंदर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मधारी की जब तक मर्जी होती है तब तक नचाता है, और नचा करके बैठ बिठा देता है, पैसा बटोर लेता है। ये मधारी के बंदर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मधारी नचाता है और ये नाचते हैं। सारी की सारी इसके पीछे हमारे दुश्मनों की टीम है। इनको बेचारों को आगे रख करके दंड भी बजा करके नचाया जाता है, और हमारे लोग हमारे असली मुद्दे पर ध्यान देने की बजाय ऐसे फालतू मुद्दों पर ध्यान दे देते हैं। अरे व्यवस्था परिवर्तन का काम अगर हो गया तो ये भ्रष्टाचार जैसी चीजें तो खुद ही साफ हो जानी है, ये तो खुद ही साफ हो जानी है। अगर इसको साफ करने में लग जाओगे तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हमारा दुश्मन, जैसा उदाहरण दिया गया था यहां से, वो सेफ्टी वॉल वाला मैडम ने उदाहरण दिया था, ये भी हमारे आंदोलन को उधर उधर करने के सेफ्टी वॉल है। आंदोलन में जब भी कोई जोश भरता है तो उसमें वो फट से पिन चुबा करके उसको वो हवा निकाल देते हैं। ये हमारे आंदोलन को सावधान होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है ये, इसलिए ये बात कह रहा हूं। आप लोगों को विजिलेंट होना चाहिए कि दुश्मन आप लोगों से घबरा रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। मौका है, उसको डराने का काम करो। आप ऐसा काम करोगे, इस आशा के साथ धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। ये विशेष प्रबुद्ध